नई सरकार में हर मंत्रालय ने अपने अपने 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी 50,000 किलोमीटर तक सड़कों का जाल फैलाने की तैयारी की है। साथ ही दुपहिया वाहनों के लिए डेडिकेटेड लेन और जीपीएस आधारित टोल सिस्टम जैसी जरूरी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। उधर सरकार की ईवी प्रमोशन और एडॉप्शन बढ़ाने की भी योजना है। आज हम नई सरकार के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के प्लान और चुनौतियों पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सपना लेकर सरकार चल रही है, इसे इंप्लीमेंट करने में और क्या-क्या दिक्कतें, चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने अपने 100 दिनों के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान कई विभागों ने अपने एजेंडे को जनता के सामने पेश कर दिया है। 100 दिन के एजेंडे में सरकार नेशनल हाईवे के एक्सपेंशन पर भी फोकस कर रही है। विजन 2047 के तहत 50,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का टारगेट तय किया गया है। इसके अलावा 3500 किलोमीटर की हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल हाईवे पहले 100 दिनों में जारी करने की तैयारी है। इसमें 650 किलोमीटर पर काम जारी है। बता दें कि यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 2014 के बीच हर दिन 8 से 12 किलोमीटर तक ही सड़कें बनाई जाती थी। लेकिन एनडीए की सरकार बनने के बाद सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी आई। 2023 तक एनडीए की सरकार के कार्यकाल में हर दिन 30 से 35 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य हुआ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सड़कों के निर्माण में और तेजी लाने की योजना है। यानी आने वाले समय में भारत में सड़कों के जाल का और तेजी से विस्तार होगा। इसके अलावा सड़कों के खराब डिजाइन और ब्लैक स्पॉट्स खत्म करने की तैयारी है। इसके साथ ही सड़क पर दुपहिया वाहनों के लिए डेडिकेटेड लेन बनाई जाएगी। पैदल चलने वालों के लिए फुट ओवर ब्रिज तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय ने सेफ पर चर्चा शुरू कर दी है। 100 दिन के एजेंडे में टोल टैक्स पर भी चर्चा की गई है। जीपीएस आधारित टोल सिस्टम को शुरू करने का रोड मैप तय करने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस को लेकर मंत्रालय गंभीर है। एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए कैशलेस इलाज की शुरुआत की जाएगी। अब भारी उद्योग मंत्रालय के 100 डेज प्लान को भी जान लीजिए। भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए सितंबर महीने में 2047 का विजन तैयार किया जाएगा। यही नहीं, ईवी प्रमोशन और अडॉप्शन बढ़ाने की योजना भी बनाई गई है, जिसमें 10,000 ई बस सड़कों पर दौड़ेगी। भारी उद्योग मंत्रालय का फोकस उत्पादन और ऑपरेशन पर रहेगा, ताकि ईवी व्हीकल की रफ्तार को और तेज की जा सके। कुल मिलाकर कहें तो नई सरकार में हर मंत्रालय ने अपने 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। हर मंत्रालय अपने 100 डेज के एजेंडे में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं अभिजीत सिन्हा का, प्रोजेक्ट हेड हैं नेशनल हाईवे फॉर ईवी के। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत जी हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीएसडीसीसीआई के। आपसे बात करना इसलिए ज़रूरी होगा मेहता जी के साथ, क्योंकि पीएसडीसीसीआई ने 10 एक्शन पॉइंट्स फॉर 100 डेज नई गवर्नमेंट के लिए शेयर किया। प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने लिखा भी है, ताकि इकॉनमिक ग्रोथ बढ़े। तो आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं मैं डॉक्टर मेहता। इन 10 एक्शन पॉइंट्स में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस दिया है लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, फार्म, कंज्यूमर मार्केट्स। इसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में आप किस तरह के कोऑर्डिनेशन और एक्शन प्लान की दरकार रख रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो है 100 डेज का 10 पॉइंट एक्शन प्लान गवर्नमेंट को ऑलरेडी भेजा है। जैसे कि आपने कहा कि मोदी सरकार का हमेशा ही, जब से सरकार बनी है तब से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बिल्डअप करने में बहुत बड़ा फोकस रहा है। क्योंकि जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इकोनॉमी है ग्लोबल स्तर पर कॉम्पिटिटिव हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप देखें तो हमारे देश में इस टाइम करीब लॉजिस्टिक कॉस्ट करीब 13 से 14% है, जो कि गवर्नमेंट का विजन है कि इसको जो है सिंगल डिजिट में लाया जाए, 9% के आसपास। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक गति शक्ति मिशन किया है, जिसमें कई सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके ये सारा काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ इस दिशा में जो है एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल सिस्टम जो एक जब तक नहीं होगा, जिसमें पोर्ट कनेक्टिविटी, रूरल रोड कनेक्टिविटी, हाईवेज, नेशनल हाईवे सारे जो है और सारा एक साथ होगा, इंक्लूडिंग इनलैंड वाटरवेज, जो कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। ये डेफिनेटली इन सब में शामिल होगा।
और लॉजिस्टिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा है जिसमें अगर देश की इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, उसमें जो सबसे पहला स्ट्रेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। हमने कोविड के टाइम में भी देखा, जब सप्लाई चेन टोटली जो कंप्लीटली स्टॉप हो गई थी, किस तरीके से लोगों को परेशानी हुई। तो उस टाइम भी अगर आप देखें, देश में मजबूत अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उससे जो है इकोनॉमी की दशा और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में बड़े कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और जहां तक 10 पॉइंट की आप जो बात कर रहे हैं, उसमें हमारा ये अनुमान है कि 2030 तक हमारी इकोनॉमी में 10 करोड़ नए जॉब हम्म। क्रिएट करने की क्षमता है। ये एक्चुअली हमारा एक्चुअली अनुमान ये है, 10 जिससे 10 हमारे करोड़ देश जॉब्स जनरेशन वाली लाइन ने मेरा भी ध्यान आकर्षित किया था जब मैं आपके ये पॉइंटर्स पढ़ रहा था। अब मैं आऊँगा उस पर क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं सिन्हा साहब, अब ट्रांसपोर्टेशन में आपके देखिए हमारे यहाँ दो पार्ट हैं जिनमें चैलेंजेस रह जाते हैं। अब एक तो ठीक है, आपको रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस, ये इन सब का है। पोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त एक्शन है, लेकिन कंजेशन का एक इशू रहा है। और दूसरी तरफ आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं वहाँ पर, जो पावर सप्लाई है, जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, इन सबको आपको तो किन रूपों में, पहले तो हम समझें कि कहाँ कहाँ चैलेंज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल। दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू फॉर हैविंग जी बिजनेस। अब आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक पकड़ बनी है पिछले 10 सालों तक काम करने के बाद, इसमें 50,000 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन का जो टारगेट एक्सटेंशन में इस टर्म में भी आता हुआ दिख रहा है, आगे इसको बनाते भी रहेंगे। इसके अलावा जो चेंजेस हैं या जो चैलेंजेस हैं, वो नए चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस के ऊपर जंप करना या ये लंबी छलांग लगाना शायद मुश्किल था। 10, 15, 20, 50 नहीं, करीब 5,000 के आसपास इनपुट्स नीति आयोग ने और अदर मंत्रालयों ने मिलकर के जमा किए। जो 125 दिन 100 दिनों के बीच का जो पहला मोदी 3.0 का टारगेट होगा। और इन इनपुट्स में से मैं ये तो नहीं बता सकता कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस कितने प्लान्स को अप्रूवल देगी, लेकिन जैसे जैसे उन पर सहमति बन रही है, चीजें आपके सामने भी हैं और भी मैं उम्मीद करता हूं अगले एक हफ्ते के अंदर आप कुछ और नया सुनेंगे। लेकिन प्रायोरिटीज क्या है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सेक्टर की, वो मैं जरूर बता सकता हूँ। आगे आने वाले समय में डीकार्बोनाइजेशन प्रायोरिटी होगी। दूसरी प्रायोरिटी ईज ऑफ मोबिलिटी होगी, ईज ऑफ मूविंग होगी। सो हर वो चीज जो आपको मोबिलिटी से रिस्ट्रिक्ट करती है, इवन आपने पिछले टर्म में फास्टैग का एक पूरा एवोल्यूशन देखा, इस बार हो सकता है इस टर्म में फास्टैग ही रिमूव कर दिया जाए। गवर्नमेंट ऑलरेडी जीएनएसएस टोलिंग पे काम कर रही है, इसके पायलट शुरू हो गए फरवरी से। थेफ्ट फ्री व्हीकल की जनरेशन बनाने के ऊपर भी काम हो रहा है। आगे आने वाली गाड़ियां 100%, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां थेफ्ट फ्री हो सकती हैं। हाईवेज की जियो फेंसिंग के ऊपर काम होना बहुत एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे हाईवेज जो जियो फेंस नहीं थे, उनको जियो फेंस किए जाए। 3500 किलोमीटर के आसपास का जो नेशनल हाईवे पहले हम जिसको कहते थे, अब एक्सिस नेशनल एक्सप्रेसवे की तरफ मान जाने की बात हो रही है। नेशनल एक्सप्रेसवे बहुत उन्नत होते हैं नेशनल हाईवेज से, और इन एक्सप्रेसवेज को जहां भी आप देख रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे या दिल्ली से मुंबई दौसा की तरफ जो है, ये सारे नेशनल एक्सप्रेस में उनकी 3500 किलोमीटर का टारगेट है। 10 इयर्स के अंदर डीकार्बोनाइजेशन का टारगेट कितना स्ट्रांग है, वो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि गडकरी जी ने आते के साथ जो स्टेटमेंट दिया है, वो ये दिया है कि अगले 10 सालों में मैं डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को कंप्लीटली एक नए रजिस्ट्रेशन की तरफ या कंप्लीटली डीकार्बोनाइजेशन ऑफ फ्लीट की तरफ उन्होंने बहुत तगड़ा इशारा किया है। लास्ट बट लीस्ट दो चीजें जो पीएम गति शक्ति के बारे में और 17% से 7% का लॉजिस्टिक कॉस्ट का जो रिडक्शन है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पिछले 2 टर्म में जितना काम किया है, इस बार जो सजेशंस हैं या जो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम द बिगिनिंग इज, इस बार उसके ऊपर पहले से ज्यादा काम होगा और रिजल्ट्स आता हुआ दिखेगा। एब्सोल्युटली। देखिए, रोड टू एक्सपोर्ट, क्योंकि अब एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी अगर आप
एक्सपैंड नहीं करेंगे, स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो फिर आप जो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं उसके बाद फिर 10 ट्रिलियन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, शायद उन टारगेट्स को आप मीट नहीं कर पाएंगे अगर आपका लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल है वो अगर सुदृढ़ नहीं है। डॉक्टर मेहता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप जहाँ पर आपके पास स्कोप है, आपके पास बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बनाने का स्कोप है, लैंड एक्विजिशन एक का इशू जहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं, वहाँ पर तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन आपने अपने 10 पॉइंट जो एजेंडा है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में रखा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि ऑलरेडी वहाँ पर रिहाइश है, लैंड एक्विजिशन एक इशू होता है, कैसे वहाँ पर उन पुराने शहरों से सड़कों को निकाला जाए, बाहर से बाईपास निकालना है तो फिर कैसे वहाँ पर लोकल जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। क्या लगता है सर कि एक सड़क बनाना, क्योंकि बहुत बड़ा काम यहीं से शुरू होता है, सड़क बनाने से, बाकी तो हमारे टारगेट जो हैं उसमें अभी इंडिया में कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं और सरकार को क्या करना होगा? देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी। अगर आप देखें 2012-13 में सड़क का निर्माण आपकी रिपोर्ट ने बताया करीब 8 से 12 किलोमीटर के पर डे के हिसाब से था। लेकिन अभी जो मोदी सरकार में सड़क बनाने का रिकॉर्ड है वो 30 किलोमीटर के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ सरकार ने ऑलरेडी जो ये इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस किया है। अब जो आप एक दूसरी बात कह रहे हैं कि टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में डेफिनेटली ये फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ना होगा, क्योंकि आज जो है करीब 60% लोग हमारे रूरल एरियाज में हैं और इन सिटीज में हैं, तो उसको हमें सुधारने की ज़रूरत है वहाँ पे। और इसके लिए अगर आप देश में आज कहीं भी आप जाएं, आप देखें कहीं न कहीं सड़क का निर्माण ज़रूर हो रहा है। आप पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कैसे दिल्ली को ही डिकंजेस्ट किया जाए। आप देखिए, आपने ईपीई और वेस्टर्न पेरिफेरल वे सारे बने हैं तो दिल्ली डिकंजेस्ट हो गया है। सेम तरीके से सरकार की ये अप्रोच है, और जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो है किस तरीके से जहाँ पे पॉसिबल है बाईपास ला रहे हैं, जहाँ पे पॉसिबल है सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, और जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे लोगों को जो भी कॉम्पेंसेशन उसका दे करके सड़क का निर्माण हो रहा है। और मैं समझता हूं जब देश आगे बढ़ता है, हर किसी को, जब हम आज विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, तो सारे लोग इसमें सहयोग करेंगे और सरकार ने उसका पूरा कॉम्पेंसेशन दे करके लोगों को उस तरीके से उस दिशा में काम चल रहा है। जरूर इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारा ये मानना है जिस तरीके से सरकार ने पिछले 10 साल में इन चैलेंजेस को एक पर्सपेक्टिव से सॉल्व किया है, कि हम उम्मीद रखते हैं कि उसी तरीके से सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक इतना बड़ा हिस्सा है। अगर हम एक्सपोर्ट में अगर हम कॉम्पिटिटिवनेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा किसान है, जो कि एक दूर दराज क्षेत्र में कोई अपना प्रोड्यूस कर रहा है, छोटा व्यापारी है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो कि फार्म टू फोक की बात है, तो जब तक हम उस दिशा में सप्लाई चेन को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक जो है वो लोग अपना जो प्रोड्यूस है उसको सही ये बात आपने बिल्कुल सही बोली सर, क्योंकि देखिए सड़क बनाना अब ठीक है, विकास का एक मानक, एक पैमाना जरूर हो सकता है, लेकिन आज के नए इंडिया में और अगर हमको आगे बढ़ना है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी बनना है, तो सड़क बनाने को आपको स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म के तौर पर लेना होगा। और इस स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म में जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं जो ज़्यादा इसको पेस अप करें, इस पूरे प्रोसेस को, वो सरकार को हर बात करनी होगी, लेकिन सरकार के पास समय कितना है। इसी में एक इशू आ जाता है सिन्हा साहब, और वो है ईवी सेक्टर का। इनफैक्ट आज भारी उद्योग मंत्रालय के रोड मैप को भी हम देख रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि साहब हम ईवी के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपसे हमारी कई मरतबा बातचीत हो चुकी है और ईवी के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल आज से 1 साल पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे और आज भी वो सवाल मौजूद है। तो हम कैसे यकीन करें कि अगले 100 दिन के एजेंडे में हमें कुछ इसमें रफ्तार मिलेगी? देखिए, लैंड एक्विजिशन हाईवेज के मामले में पिछले 5 से 7 सालों में जो काम हुआ है उसमें काफी हद तक सॉल्व कर लिया गया। हाईवेज के मामलों में कर रहा हूँ, शहर के अंदर अभी भी लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स होती है। जहां तक ईवी का सवाल है, 3500 किलोमीटर नेशनल एक्सप्रेसवे मैंने कहा, लेकिन 5000 किलोमीटर के आसपास
के 5500 किलोमीटर के आसपास भारी उद्योग मंत्रालय और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर ई हाईवे भी बना रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे हमारे को फेलो पैनलिस्ट में बहुत बहुत सही बात कही कि हम पहले 9 से 12 किलोमीटर रोड बनाते थे 2014 से पहले। 2014 के बाद हम 35 से 40 किलोमीटर रोड बनाने लगे। ऐसा क्या मैजिक हो गया? गवर्नमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने 2-3 ऐसे बहुत ब्रिलियंट मॉडल जो नितिन गडकरी जी के लीडरशिप में लिए। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल उसमें से एक था। उन्होंने इनविट को और बाकी जो रेजोल्यूशंस थे जिनकी वजह से रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के पास पैसा नहीं होता था, वो बनाना उन्होंने शुरू किया। और उसका रिजल्ट है कि जो रोड हम एक दिन में 12 किलोमीटर बनाते थे, हम 37 बना रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ रुकी नहीं है। हैम का इस्तेमाल किया जाता था हाइब्रिड यूनिटी मॉडल का रोड बनाने के लिए। अभी गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली पायलट पूरा कर लिया है। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा पे अभी इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक वाहन 4 व्हीलर दौड़ते भी हैं। वो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का इम्प्रोवाइज वर्जन, दैट इज एन्युटी हाइब्रिड ई मोबिलिटी, इसका इस्तेमाल किया जाएगा एक नॉर्मल हाईवे को ई हाईवे बनाने के लिए। इस पे टोल नहीं होगा। इस पे यदि आप शटडाउन हो जाते हैं तो 30 मिनट के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक वाहन को नियरेस्ट स्टेशन से टेक्निकल सहायता मिल जाएगी। यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपकी पेट्रोल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कीमत बहुत जल्दी बराबर हो जाएगी। यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पीछे 10 साल का प्रेसिडेंस देखें तो 3 से 5% का यूटिलाइजेशन है पैन इंडिया, जितने भी चार्जर लगे। पब्लिक की बात में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं। और इन हाईवेज पे जो कैप्टिव चार्जर्स हैं जिनका इस्तेमाल डेस्टिनेशन ओरिजिनेशन सिटीज के बीच में होता है, इनकी यूटिलाइजेशन डे 1 से 30% है। मतलब क्या है? 3% चार्जर का यूटिलाइजेशन आपकी ब्रेक इवन 45 ईयर्स में लेके आता है। और 30% यदि चार्जर का यूटिलाइजेशन हो रहा हो हाईवेज पे तो आपकी ब्रेक इवन 36 से 40 महीने में आ जाएगी। लबोलबाप ये है कि Correct. लोग जो दिल्ली से अन्य स्थानों पे या एक शहर से दूसरे स्थान पे डीजल बसों से जाते थे, वो अब इलेक्ट्रिक बसों से जा सकेंगे। जितने पैसे में, मैं जिस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर हूँ नेशनल हाईवे ईवी का, जितने पैसे में लोग आज एयरपोर्ट जाते हैं दिल्ली से 200 से 300 के आसपास में एवरेज मानता हूँ, उतने पैसे में एक इलेक्ट्रिक बस में बैठकर वो जयपुर जा रहे हैं। करेक्ट। तो आने वाले समय में यदि आप दिल्ली से जयपुर या आगरा जाएं बिल्कुल। इनोवा और क्रिस्टा लेकर के, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो थीम रहेगी मोबिलिटी की, और इसमें भी ई मोबिलिटी की, ये बहुत एक प्रोमिनेंट थीम रहने वाली है इस नई सरकार की। उम्मीद करते हैं कि इसमें और इजाफा हो। मैं जाते जाते एक छोटा सा बात, क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय का हम जिक्र भी कर रहे हैं आज, और डॉक्टर मेहता, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की जा रही है। हमने बड़ी कोशिशें करी, हमने मेक इन इंडिया, ये उतना ज़्यादा हमको कामयाबी हासिल नहीं हुई। हम रह कर वापस हमें देखना पड़ता है सर्विस सेक्टर की तरफ जब हम ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को देखते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग में वो कलेवर, वो बात कब आ पाएगी जब हम उसके सहारे ड्राइव कर पाएंगे अपनी ग्रोथ को? सर जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हालांकि मैं समझता हूँ इसमें कई प्रोग्रेस हुई है। आपने देखा आज भारत से कई मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का बनाया है। PLI स्कीम के बाद कई सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, यहाँ से डबल डिजिट में जब तक नहीं आएगी, तब तक जो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। लेकिन मैं बहुत श्योर हूं, जिस तरीके से गवर्नमेंट में काम चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और तरह तरह की स्कीम आ रही है, जिस तरीके से आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रहा है, और जिस तरीके से इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और भारत जो है दुनिया की सबसे तेज गति से इकोनॉमी चल रही है, उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट्स का भी काफी बड़ा रोल है कि किस तरीके से आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लोगों को हैंड होल्ड करते हैं, उनको कितनी अच्छी तरीके से सुविधाएं देती हैं, इस पे डिपेंड करेगा। डेफिनेटली इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा रोल है, और किस तरीके से आप लैंड एक्विजिशन, किस तरीके से आप एक लैंड आइडेंटिफाइड लैंड है उसमें जो है प्लग एंड प्ले सिस्टम्स, प्लग एंड प्ले मेथड्स, जिसमें ऑलरेडी सब कुछ तैयार हो। MSMEs को स्पेशली अगर आप देखें, लैंड की कॉस्ट एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। इसमें गवर्नमेंट को क्लस्टर्स बनाने चाहिए, जिसमें अगर एक छोटा व्यापारी ये छोटी कोई चीज बनाता है तो उसमें उनको सिर्फ जाकर के अपना काम शुरू करे, उसमें वहां पे सारी पावर है, बाकी वर्क स्टेशन है, वो सारी सुविधाएं हों। अगर इस दिशा में अगर काम हो
तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा इससे जल्दी एक रफ्तार मिलेगी। बिल्कुल। और हम जो हमारा टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कि करीब 25% जो है इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन रहे, उसकी तरफ हम जल्दी से तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे 66 मिलियन से ज़्यादा हमारे यहाँ एमएसएमईज हैं, उनकी जो विशेष जो दिक्कतें हैं वो यही हैं कि उन्हें कैसे एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू फाइनेंस, ये जो 3 चीज़ें हैं, इस एब्सोल्युटली पे सर, भी मुझे लगता है कि इसीलिए और आप लोगों ने इसका जिक्र भी किया है, और जिसका जिक्र आप शुरुआत में कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो डॉट्स अब कनेक्ट हुए हैं कि अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका फैक्ट्री एक्सपेंशन, जॉब जनरेशन, एमएसएमईज को सपोर्ट, इन सब का एक अच्छा खासा इकोसिस्टम आप बनाते हैं, तो इसीलिए शायद बात हो रही है 2030 तक 10 करोड़ जॉब्स की। सिन्हा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं संक्षेप में सर? मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं जो आज के पिछले 2 टर्म में काफी जिसके ऊपर चर्चा हुई, वो है रोड सेफ्टी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोड सेफ्टी को लेकर जितनी चर्चा हुई, इस टर्म में ड्राइवर्स के सिविल स्कोर बनाने की बात हो रही है। और जैसे ही ड्राइवर के सिविल स्कोर बन जाते हैं, आई थिंक स्कूल बसों से लेकर ट्रक तक जिस तरीके से हम एक बहुत ही विकट स्थिति में है रोड एक्सीडेंट को लेकर, उसके ऊपर काफी रोकथाम और रिजल्ट देखने ये ड्राइवर्स का सिविल स्कोर आ रहा है क्या इस टर्म में? इसका पायलट शुरू हो गया। अच्छा, मुझे लगता है कि इस पे हमें अलग से चर्चा करनी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है इसमें जो ड्राइवर्स हैं उनका पर्सपेक्टिव भी ऐड करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सरकार बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्राइवर्स के ऊपर लाद देती हैं, और फिर ड्राइवर्स को जो फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, शायद वहाँ पर भी गुंजाइश है उनकी आवाज़ सुनने की। तो दोनों तरफ की बातें हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ दिया, तो इस पर ज़रूर बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस एडिशन, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रंजीत मेहता, थैंक यू सो मच सर। अभिजीत सिन्हा, थैंक यू सो मच सर आपका भी वक्त निकालने के लिए।